सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b, और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो के c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं, ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई, और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या। वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल, और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई, और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई, और 2 पाई तो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई, और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a, और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b, जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या c,
और यहाँ पर भी ये जो A और ये जो B हैं ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1/π और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या, समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे, समझो कि पाई, और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि A और B संख्याएं कौन सी दी गई हैं। Dari Covid ke dalam dia kata नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। बच्चों, आज हम नया चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में जानेंगे। बच्चों, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं और सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें प्रायः प्रतिदिन बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, और इसका अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए यदि हम इन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह हम पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि हम उस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि होता है। यदि उपभोक्ता ना हो तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपभोग पर ही निर्भर करती हैं। कहा भी जाता है कि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है, यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है उनकी बिगिनिंग उपभोग के कारण होती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है। इसी कारण से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के माध्यम से आय का सृजन होता है, और फिर यही आय वापस उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। तो इस प्रकार उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की बिगिनिंग है और एट द सेम टाइम उसका एंड भी है, यानी कि आदि और अंत है। बाजार व्यवस्था में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही आते हैं और दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं को वस्तु के मूल्य निर्धारण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है। उसे हम उपभोक्ता जागरण के रूप में जानते हैं। अब हम उपभोक्ता जागरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के संपर्क में आता है और उसका कई प्रकार से या कई स्तर पर शोषण भी होता है। इसका कारण है उसे अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होना और जागरूकता का अभाव। आज वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोग करता है उसकी उसे पूर्ण जानकारी हो अथवा वह पूर्ण जानकारी ले ले, जैसे वस्तु का गुण कैसा है, उसकी मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स या तत्व हैं तथा इससे होने वाले प्रभाव को भी जान ले। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरण के बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही है। समाज के नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम गांव के कम पढ़े लिखे लोगों में भी उपभोक्ता जागरण संबंधी जागरूकता लाने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता जागरण की आवश्यकता क्या है, क्यों उपभोक्ताओं को जागरूक करना जरूरी है? तो इसका उत्तर है कि उपभोक्ताओं का समय समय पर शोषण किया जाता है। उस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए ही उपभोक्ता जागरूकता या उपभोक्ता जागरण की आवश्यकता है। उपभोक्ता सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। उपभोक्ता साथ ही शिक्षा की कमी, गरीबी के प्रभाव एवं जागरूकता अभाव के कारण भी शोषण के शिकार होते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है।
चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री इत्यादि। बच्चों, अब हम जानेंगे कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले घटिया वस्तु। उपभोक्ताओं को कभी कभी घटिया वस्तु दे दी जाती है और उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से वह वस्तु या तो उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाती है या उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती और उस घटिया वस्तु के बदले में उससे अधिक प्राइस भी या अधिक कीमत भी वसूल ली जाती है। दूसरा शोषण का तरीका है माप तौल में कमी, यानी कि जिस वेट का सामान आप लेने के लिए जा रहे हैं उससे कम वेट का सामान दे दिया जाता है उपभोक्ताओं को। तो इस प्रकार से भी उनका शोषण किया जाता है। एक और तरीका है मिलावट। मिलावट करके भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। जैसे कि आप कई बार दालें खरीदने जाते हैं तो दालों में उससे मिलता जुलता रंग के कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं, है ना, और मिलावट करके तेल में मिलावट होती है और इस तरीके से मिलावट के माध्यम से घटिया वस्तु दी जाती है। अगला शोषण का प्रकार हो सकता है नकली वस्तु। कभी कभी विक्रेताओं द्वारा नकली या डुप्लीकेट वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉस्मेटिक्स के लिए लैक्मे का प्रोडक्ट लेने के लिए गए, लेकिन उस पैकेट पे, उस बॉक्स पर लैक्मे का नाम लिखा है, ठीक है, उसके जैसा लोगो है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्चुअल में लैक्मे का नहीं होता है, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से भी विक्रेता कई बार उपभोक्ताओं को नकली वस्तुएं या डुप्लीकेट आइटम्स देकर उनका शोषण करते हैं। शोषण का एक अन्य प्रकार है वस्तुओं की जमाखोरी। कभी कभी वस्तुओं की जमाखोरी कर दी जाती है और उस जमाखोरी के माध्यम से बाजार में कृत्रिम रूप से उस वस्तु की पूर्ति की कमी दिखाई जाती है, यानी कि वह उस वस्तु की जो सप्लाई है वो कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमतों को बढ़ाने के लिए कभी कभी जो उत्पादक होते हैं वो वस्तु की कृत्रिम कमी दिखाते हैं या वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं। तो यह भी एक तरह का उपभोक्ताओं के साथ शोषण है, क्योंकि वास्तव में उस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी होती, बल्कि जमाखोरी की वजह से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के साथ प्रलोभन दिए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनके साथ बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं ग्राहकों को अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। जैसे पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु दे दी जाएगी, साबुन के पैकेट में या उसकी टिकिया में सोने का लॉकेट निकलेगा या चाय पत्ती के पैकेट में डायमंड की रिंग निकलेगी। इस तरह के प्रलोभन देके उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। इन शोषणों को दूर करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या हैं, या एक उपभोक्ता जागरूक है यह कैसे पता चलेगा, या एक उपभोक्ता को जब वह वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करता है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, किसी शिक्षण संस्थान में जाके वह एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यह जानना जरूरी है कि क्या वह शिक्षण संस्थान सरकारी मान्यता प्राप्त है या यूजीसी द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है। यदि ऐसा है तभी वह वहाँ एडमिशन ले, अन्यथा उसके साथ धोखा हो सकता है। दूसरी ओर, यदि क्रेडिट कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं और हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है तो सबसे पहले उस पर अंकित जो स्थान है जहाँ पर हस्ताक्षर करना है वहाँ पर वह व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर दे ताकि वह सेफ हो जाए। अगली स्थिति है कि अगर दवा खरीदनी है हमें, तो दवा भी हम कहाँ से खरीदें? एक ऐसे मेडिकल स्टोर से खरीदें जो कि लाइसेंस प्राप्त हो, ठीक है। और दवा खरीदते वक्त ये सुनिश्चित करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अतिरिक्त सही मात्रा में वस्तुएं मिलें, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं
तो हम ये ज़रूर देखें कि जो पेट्रोल हमको दिया जा रहा है वह सही मात्रा में दिया जाए। उसके अलावा जैसे हम LPG गैस खरीदते हैं, है ना, सिलेंडर सबके घर में आता है, तो उस LPG गैस सिलेंडर पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी होती है, तो इस बात को भी हम ज़रूर पहले से सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं उसको हम ये देखें कि ISI मार्क लगा हो, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, उस पर एग मार्क होता है तो वो लगा हो, या गोल्ड अगर हम परचेज़ करते हैं तो हॉलमार्क गोल्ड खरीदें। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो उपभोक्ता विक्रेताओं द्वारा या उत्पादकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है या सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या योगदान है उसके बारे में अब हम जानेंगे। ग्राहक को बाजार में चुनने के लिए अनेक विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में उन्हें सही और विश्वसनीय सूचना अगर उपलब्ध नहीं होगी तो वे सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। अतः सरकार की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध बेहतरीन सूचनाओं को सही रूप में उपलब्ध करवाकर उपभोक्ताओं का संरक्षण करें या उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करें। सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, जिसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वे निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उन सभी पर यह नियम लागू होता है। उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, उसका परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अब हम उन अधिकारों के विषय में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला अधिकार जो इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया है वह है सुरक्षा का अधिकार। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से सुरक्षा जिससे शरीर या संपत्ति को हानि हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक आयरन खरीदते हैं और अगर उस आयरन से करंट लगकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे मुआवजा मिलता है। सूचना पाने का अधिकार, वे सभी आवश्यक सूचनाएं जिनके आधार पर वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय कोई भी उपभोक्ता लेता है, उन सूचनाओं को पाने का अधिकार उपभोक्ताओं को होता है। और यह विभिन्न सूचनाएं हैं जैसे कि उस वस्तु की कीमत क्या है, यह उस वस्तु के पैकेट पर अंकित होना चाहिए, कितना वेट है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इत्यादि। यह सब सूचनाएं जानने का अधिकार उपभोक्ता को होता है। अगला अधिकार है चुनाव करने का अधिकार। जैसे कि विभिन्न ब्रांड, विभिन्न आकार, विभिन्न रंग आदि में चुनाव करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता को होती है। सुनवाई का अधिकार, उपयुक्त मंचों के समक्ष अपना पक्ष रखना, अर्थात यदि अगर वह कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को लेता है या उसका उपभोग करता है और उपभोग के दौरान उसे उस वस्तु के नकली होने या उसमें कोई डैमेज होने की वजह से नुकसान हो तो वह कंज्यूमर फोरम में जाकर अपना पक्ष रख सकता है। अगला है शिकायत निवारण का अधिकार। यदि उपभोक्ता द्वारा अनुचित वस्तु या सेवा क्रय कर ली गई है तो ऐसी स्थिति में वह कंज्यूमर फोरम्स या उपयुक्त मंचों की सहायता से अपना पक्ष रखता है और उसकी शिकायत का निवारण भी किया जाता है, जैसे उसे मुआवजा उपलब्ध करवाना। अगला है
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, दगाबाजी से बचने एवं सजग उपभोक्ता बनाने के लिए निरंतर शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार समय समय पर उपभोक्ताओं को सचेत करती रहती है। अब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्यों बनाया गया इत्यादि। तो चलो हम इसको चार्ट पर देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था की गई है और ये 3 स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर जिस पे राष्ट्रीय आयोग है, फिर राज्य स्तर जिस पे राज्य आयोग है और जिला स्तर जिस पे जिला फोरम है। राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक मूल्य की राशि वाले मुआवजों को देखता है या मामलों को देखता है। राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मूल्य के केस को देखता है और जिला फोरम 20 लाख रुपए से कम के केसेस को डील करता है। अब वह परिस्थितियां क्या हैं जिनके अंतर्गत शिकायत की जा सकती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले, यदि किसी व्यापारी द्वारा अनुचित पद्धति के प्रयोग से हानि या क्षति हो, किसी व्यापारी ने अनफेयर मीन्स के माध्यम से उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, तो वह ऐसी स्थिति में जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा, यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी हो तो ऐसी स्थिति में भी शिकायत की जा सकती है। यदि किराए पर ली गई या उपयोग की गई सेवाओं में कोई कमी हो तो इस स्थिति में भी शिकायत उपभोक्ता द्वारा की जा सकती है। यह अधिनियम केवल वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि सेवाओं पर भी लागू होता है। यदि अधिक मूल्य वसूला गया हो, यानी कि उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु का धोखाधड़ी के माध्यम से अधिक मूल्य उससे वसूला गया है, तो ऐसी स्थिति में भी वह शिकायत कर सकता है। यदि जीवन तथा सुरक्षा में जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा गया हो तो ऐसी स्थिति में भी केस किया जा सकता है और मुआवजा पाया जा सकता है। तो इस प्रकार अब सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया है। 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए कानून के लागू होने से पुराने नियमों में जो खामियां हैं वह दूर हो गई हैं। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ वह यह है कि पहले उपभोक्ता केवल वहाँ ही शिकायत कर सकता था जहाँ विक्रेता का कार्यालय या ऑफिस हुआ करता था या वह अपनी सेवाएं जहाँ से देता था। पर अब ई-कॉमर्स से बढ़ती हुई खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि शिकायतकर्ता अब जहाँ रहता है या जहाँ उसका कार्यालय है वह वहाँ से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकती है। इस नए अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान बहुत जल्दी और त्वरित तरीके से कर पाएगा। बच्चों, अब हम पुराने अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नए 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तुलना करेंगे या उसमें क्या कंपैरिजन्स हैं या उसमें क्या विभिन्नताएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में अब हम जानेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे।
तो सबसे पहला बिंदु इनके प्रबंध के आधार पर है, वह यह बताता है कि 1986 में जो संरक्षण अधिनियम था वह त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि इसमें 3 स्तर पर निपटारा या शिकायत की सुनवाई की जाती थी। यह 3 स्तर थे, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 2 प्रमुख प्रकार के संस्थाओं को स्थापित किया गया है या प्राधिकरण है। पहला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यह केंद्र सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें आने वाली शिकायतों या विवादों के निवारण के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 3 स्तर पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर। अब दूसरी ओर अगर हम प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो 1986 के अधिनियम में शिकायत वहाँ दर्ज की जाती थी या जाती है जहाँ विक्रेता का कार्यालय हो या जहाँ से विक्रेता सेल कर रहा है। परंतु इस नए अधिनियम में यह लचीलापन दिया गया है कि जहाँ शिकायतकर्ता निवास करता हो या काम करता हो वहाँ से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऐसा ई-कॉमर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि अब ई-कॉमर्स की वजह से व्यक्ति कहीं से भी वस्तु को परचेज करते हैं। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर दूसरे क्षेत्र में होता है और कंज्यूमर दूसरे क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में निपटारा करने के लिए यह नियम इस अधिनियम में रखा गया। अगला जो इन दोनों में अंतर है वह वित्तीय क्षेत्राधिकार के आधार पर है। अगर हम वित्तीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो पुराने अधिनियम में जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक के केस का निपटारा किया जाता है। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के केस का निपटारा होता था और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक के केस की सुनवाई होती थी। परंतु समय के साथ इन 3 दशकों में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ी है, बाजार कीमतें बढ़ी हैं, जिस वजह से इस वित्तीय क्षेत्राधिकार में विस्तार करना आवश्यक था। तो अब जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपए तक के शिकायतों को दर्ज किया जाता है और उनकी सुनवाई की जाती है। राज्य स्तर पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की शिकायतों का निवारण या निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो केसेस हैं या शिकायतें हैं उनका निपटारा किया जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स की अगर हम चर्चा करें तो यह कॉन्सेप्ट अभी हाल के वर्षों में आया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण यह कॉन्सेप्ट बहुत अधिक प्रचलित हुआ है। तो पुराना जो अधिनियम था उस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो नया अधिनियम है 2019 इसके अंतर्गत ई कॉमर्स उत्पादों पर भी यह एक्ट लागू होता है। अगला अंतर है एमआरपी और क्रय कीमत के आधार पर। पहले पुराने अधिनियम के अनुसार आर्थिक अधिकार क्षेत्र तय करने का मापदंड एमआरपी हुआ करता था, यानी उस वस्तु की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी होता था उसके आधार पर वित्तीय क्षेत्राधिकार निर्धारित होता था। यदि उस वस्तु का एमआरपी 18 लाख है तो वो जिला स्तर के फोरम में जाता था। यदि किसी वस्तु का एमआरपी 25 लाख है तो वो राज्य स्तर में जाएगा, और यदि 1 करोड़ से अधिक है तो वो राष्ट्रीय स्तर के लिए शिकायत निपटान के लिए जाता था। लेकिन अभी वास्तव में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। वह परिवर्तन है कि अब
वास्तविक खरीद मूल्य मापदंड का अब वास्तविक खरीद मूल्य मापदंड है। यानी कि कभी कभी यह देखा जाता है या प्रायः यह देखा जाता है कि MRP पर वस्तु क्रय विक्रय नहीं होती, बल्कि कुछ डिस्काउंट होता है। तो वास्तविक खरीद मूल्य को वित्तीय क्षेत्राधिकार का मापदंड माना गया है। तो बच्चों, हमने पुराने अधिनियम 1986 और नए अधिनियम 2019 के बारे में चर्चा की और जाना कि नया अधिनियम उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने में संभव है और वहीं यह उपभोक्ताओं के बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उनकी शिकायतों का निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार आज हमने उपभोक्ता जागरण के विषय में जाना, उपभोक्ताओं को किस तरह का शोषण मिलता है उसके बारे में जाना, उस शोषण को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए सरकार समय समय पर विभिन्न प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया, जो समय के साथ पुराना हो गया, तो सरकार ने उसके स्थान पर नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया, जिसके प्रावधानों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम यह जानेंगे कि यह शिकायत किस प्रकार से की जाती है या कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट में किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकता है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि उपभोक्ता को उपभोग के क्रम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का परचेज करता है या उनको खरीदता है, तो उस क्रम में व्यापारी या उत्पादकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उसका शोषण किया जाता है। उस शोषण की स्थिति का निपटान किस तरीके से किया जाए, इसके लिए सरकार समय समय पर उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और अभी उसमें परिवर्तन लाके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी लाया है। अब बात आती है कि अगर उपभोक्ता को परेशानी या किसी तरह की शिकायत है, तो वह उस शिकायत को दर्ज कैसे करेगा या शिकायत कैसे की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है और शिकायत करते समय कुछ विवरण देने होते हैं। वह विवरण क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता लिखा होना चाहिए। उसके बाद शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कहाँ हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लगाने होंगे। और उसके बाद शिकायत पर शिकायतकर्ताओं या उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार से शिकायत दर्ज की जा सकती है। आर्थिक शोषण एवं उसका निवारण किस तरीके से किया जाए, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ताओं के समक्ष उपभोग के अनेक विकल्प मौजूद हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध में अक्सर उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं कि वे कौन सी वस्तु खरीदें ताकि कम लागत में उन्हें अधिकतम लाभ मिले और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। और इसी स्थिति का लाभ व्यापारी या उत्पादक उठाते हैं और उपभोक्ताओं का वे विभिन्न स्तरों पर शोषण करते हैं। विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उपभोक्ताओं के इस आर्थिक शोषण का निराकरण करती हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर दो संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और इन दो संस्थाओं का नाम है, पहला मानवाधिकार आयोग और दूसरा है सूचना आयोग। यह दो संस्थाएं हैं, पहला मानवाधिकार
आयोग। और दूसरी संस्था है सूचना आयोग। यह दोनों ही संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग एवं सूचना आयोग, दोनों ही उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए समय समय पर अपना योगदान दे रही हैं। अब हम इन दोनों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की। पहले हम जानेंगे मानवाधिकार आयोग के बारे में। मानवाधिकार आयोग है क्या? इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मानवाधिकार क्या होते हैं या ह्यूमन राइट्स हैं क्या। तो मानवाधिकार से हमारा अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से होता है जिसके सभी मानव हकदार हैं। हम जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, कानून के सामने समानता, आर्थिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि। मानवाधिकार आयोग भारत देश में 2 स्तर पर हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर और दूसरा है राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग काम करते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। यह हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उसके अधिकार से संबंधित हितों की सुरक्षा के लिए काम करती है या सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार यानी कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। ऐसे ही बिहार राज्य में भी बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और यह गठन 3 जनवरी सन 2000 को किया गया। मानवाधिकार की तर्ज पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार तथा शोषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे दूसरी संस्था सूचना आयोग के बारे में। अब हम दूसरी संस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उस संस्था का नाम है सूचना आयोग। सूचना आयोग उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी तक कर सकते हैं जब उन्हें उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद संबंधी सभी सूचना उपलब्ध हो पाएं। उपभोक्ताओं की इस समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2005 में सूचना के अधिकार की घोषणा की गई। 2005 में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया भारत सरकार के द्वारा। इस अधिकार द्वारा यह कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए मांगे जाने पर समस्त कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। जैसा कि हमने मानवाधिकार आयोग के कॉन्सेप्ट को जानते वक्त जाना था कि मानवाधिकार आयोग भी 2 स्तर पर है, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पे। उसी की तरह सूचना आयोग भी 2 स्तर पर कार्य करता है। पहला
राष्ट्रीय स्तर, और दूसरा है राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को गठन हुआ राष्ट्रीय सूचना आयोग का। दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग की बात करें तो बिहार में जो राज्य सूचना आयोग है उसका गठन 2006 में किया गया। राष्ट्रीय सूचना आयोग के गठन के 1 वर्ष के उपरांत बिहार में राज्य सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया। यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह पहले उस वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन कर सकता है या आवेदन दे सकता है। 10 रुपये के IPO के माध्यम से या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी अभिलेख, ईमेल आदेश, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, नमूने या इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों आदि के रूप में हो सकती है, जिसकी सूचना 30 दिनों में या विशेष परिस्थिति में 48 घंटों के अंदर संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 1800114000 और 14404। इस नंबर पर कॉल करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस नंबर पे कॉल करके उपभोक्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग के कारण ही होती हैं। वैश्वीकरण के कारण बाजार में वस्तुएं एवं सेवाएं अधिक रूप में उपलब्ध हैं। अतः चयन हेतु उपभोक्ताओं को कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिक वस्तुएं होने के कारण उपभोक्ताओं को चयन की समस्या आती है, या किन वस्तुओं का वह चयन करें अपने उपभोग के लिए और किन का चयन ना करें। इन कठिनाइयों से उपभोक्ताओं को गुजरना पड़ता है, अतः उनका जागरूक होना परम आवश्यक है। भारत में उपभोक्ता भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात उनमें से कुछ लोग बहुत गरीब या आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और कुछ अशिक्षित होते हैं। इस कारण वह व्यवसायियों द्वारा ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उनमें जागरूकता की भी कमी होती है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने, उन्हें जागरूक बनाने तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कई अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किए हैं, जैसे चुनने का अधिकार, शिकायत निवारण करने का अधिकार इत्यादि, तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी की है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए और उन्हें जागरूक बनाने और संरक्षण देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कई अधिकार प्रदान किए हैं और इसके साथ साथ त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी की है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर है। इस कानून को और अधिक सशक्त बनाने तथा इसकी कार्यवाही को और अधिक त्वरित करने के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सरकार द्वारा लागू किया गया है। मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग का गठन भी किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को उनके साथ होने वाले शोषण से बचाया जा सके। तो बच्चों, आज हमने उपभोक्ता का अर्थ के बारे में जाना कि उपभोक्ता क्या होता है, उसे उपभोग करने के क्रम में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसके सामने परेशानियां आती हैं
और उन परेशानियों को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार से जागरूक बनाया जा सकता है, उसको जागरूक बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार ने कौन कौन से नियम लाए, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।